गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमने लास्ट क्लास में कंपनी की बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कस किया। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज को लिखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर फंड, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके बाद करंट लायबिलिटीज। फिर हम लिखते हैं एसेट साइड को। एसेट में हम सबसे पहले नॉन करंट एसेट और उसके बाद करंट एसेट। वर्टिकल फॉर्मेट यहाँ पर हमें बनाना होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं P&L के फॉर्मेट को। प्रोप्राइटरशिप की बात करें या फिर पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ पर प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और P&L अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम सेल्स को लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं, और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इन सब को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। उसका रिजल्ट आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस P&L में ट्रांसफर करते हैं। फिर P&L के क्रेडिट साइड में हम अदर इनकम को लिखते हैं। अदर इनकम का मतलब हो गया जैसे इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे इंटरेस्ट की इनकम, रेंट की इनकम, कमीशन की इनकम, क्रेडिटर से डिस्काउंट अगर मिलता है तो वो डिस्काउंट की इनकम, वो सब हम P&L के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंडिचर लिखते हैं। रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस, सैलरी का एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट, ये सारे हम डेबिट साइड में लिखते हैं और रिजल्ट आता है उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। कंपनी के फॉर्मेट में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, केवल P&L है, और P&L भी अकाउंट फॉर्मेट में नहीं है, स्टेटमेंट के फॉर्मेट में। तो हमें ट्रेडिंग और P&L अलग अलग तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हमें केवल एक ही करना है P&L। तो ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम और P&L की इनकम मिलाकर यहाँ पर इनकम में लिखेंगे, और ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस और P&L के एक्सपेंसेस मिलाकर यहाँ एक्सपेंसेस में लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग और P&L की जो क्रेडिट साइड है मतलब इनकम साइड, यहाँ पर हमने लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स। और अदर इनकम हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाते हैं। तो ट्रेडिंग और P&L के क्रेडिट साइड में क्या आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और P&L के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं जो अदर इनकम है, जैसे इंटरेस्ट की इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट की इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सब को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो जो भी अदर इनकम है, अदर इनकम में जो भी अदर इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सब हमें कहाँ लिखनी है? अदर इनकम में लिखनी है। और उसकी डिटेल के लिए हम क्या बनाएंगे? नोट नंबर। उसकी डिटेल के लिए हम क्या करेंगे? नोट नंबर। अच्छा, ये ध्यान रखना, जो नोट नंबर स्टार्ट होंगे P&L के, वो एक से स्टार्ट नहीं होंगे। बैलेंस शीट के नोट नंबर जहां एंड होते हैं वहां उसके आगे P&L के नोट नंबर स्टार्ट होते हैं। जैसे आपने बैलेंस शीट में टोटल नोट नंबर लिए 6, तो यहां जो P&L का नोट नंबर स्टार्ट होगा वो 7 से स्टार्ट होगा। मान लो आपने बैलेंस शीट में टोटल नोट नंबर डाले 8, तो P&L के नोट नंबर 9 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जो भी अदर इनकम है, अगर अदर इनकम है तो लिखना है, अगर अदर इनकम नहीं है तो फिर इसको लिखना भी नहीं है। तो अदर इनकम, उसका नोट नंबर और उसकी जो भी टोटल होती है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया सेल्स। अब आप कहोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक और चीज लिखते हैं और वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो आपने नहीं लिखा। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एक्सपेंडिचर साइड में होता है। कैसे होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, एक्सपेंसेस को जब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग और P&L के फॉर्मेट को दिमाग में लो तो हमने जो भी क्रेडिट साइड में लिखा ट्रेडिंग और P&L के, वो सब हमें यहाँ पर लिखना है। सेल्स को सेपरेटली लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, और उसके अलावा जो भी हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के, जो भी हम इनकम लिखते हैं P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वो सब हमें अदर इनकम के हेडिंग में लिखनी है। डिटेल कहाँ? नोट्स टू अकाउंट्स में, और एक अमाउंट आएगा उसका नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल बन जाएगी, और उसका जो भी टोटल अमाउंट होगा वो हम यहाँ पर करंट ईयर की अदर इनकम में लिखेंगे। अच्छा, जो हम एडजस्टमेंट करते हैं एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, जो हम नॉर्मल अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट करते हैं, सेम एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर भी करने। मतलब ट्रेडिंग और P&L के फॉर्मेट को आपको ध्यान में रखना है,
और अमाउंट वैसे ही आपको कैलकुलेट करने हैं जैसे आप ट्रेडिंग और पीएनएल में करते हो, बस हमें यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट में पीएनएल बनाना है, यहाँ पर हमें टी फॉर्म में अकाउंट फॉर्मेट में पीएनएल नहीं बनाना है, ट्रेडिंग नहीं बनाना है। तो बस मगर कैलकुलेशन का तरीका वैसे ही होगा जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना के, ठीक है। तो अदर इनकम में जो भी आपकी अदर इनकम है वो सारी नोट्स टू अकाउंट्स में आप डिटेल में बनाओगे और उसका अमाउंट यहाँ पर आप लिखोगे। एक्रूड का एडजस्टमेंट, अनअर्न इनकम का एडजस्टमेंट वैसे ही करना है जैसे हम फाइनल अकाउंट में अभी तक करते आए, ठीक है। चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये तो हो गई सेल्स। अच्छा, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो नेट सेल्स आती है वो यहाँ पर लिखेंगे, और ये अदर इनकम और ये हमारी इनकम साइड हो गई, हम इसको लिखेंगे टोटल इनकम, राइट। अब आते हैं हम एक्सपेंसेस पे। तो ट्रेडिंग और पीएनएल के जो भी एक्सपेंसेस है हम उसको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमें वैसे नहीं लिखना होता है रेंट, सैलरी, डेप्रीशिएशन, मतलब ऐसे अलग अलग एक्सपेंसेस वाइज हमें यहाँ पर नहीं लिखना होता। यहाँ पर हेडिंग दे रखी है, आप उसी हेडिंग में एक्सपेंसेस को लिखोगे। कौन कौन सी हेडिंग यहाँ पर दे रखी है देखो। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो आप रॉ मटेरियल आप गुड्स को परचेज नहीं करते हो। गुड्स को आप परचेज कब करते हो? गुड्स आप परचेज करते हो जब आपका ट्रेडिंग का बिजनेस होता है, जब आप परचेज करते हो और उसी को सेल कर देते हो। बट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, रॉ मटेरियल आप खरीदते हो उसको कंज्यूम करते हो। तो यहां पर आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रिजल्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम। हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम को लिखना है अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो, अगर नहीं तो फिर यहाँ पर आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज, फिर ये रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, फिर हम परचेज वहां पर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद में परचेज। अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तो हम परचेज लिखेंगे। फिर चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ? जैसे हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो यहां पर हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, और यहां पर हम लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आता है। मान लो ओपनिंग स्टॉक है 70,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम इन दोनों का नेट लेते हैं। नेट 70,000 ओपनिंग स्टॉक है, 60,000 क्लोजिंग स्टॉक है, ज्यादा क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है 10,000, और 10,000 का जो डिफरेंस है उसमें ज्यादा क्या है? ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। हमारे लिए यहाँ ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर साइड में आता है, इसलिए वो एक्सपेंसेस आप उसको एज ए एक्सपेंसेस एज्यूम करो, और क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आता है तो आप उसको इनकम एज्यूम करो, राइट। तो 70,000 ओपनिंग स्टॉक है, 60,000 क्लोजिंग स्टॉक है, 10,000 ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया? एज ए एक्सपेंडिचर हो गया ना। तो यहां पर हम चेंज इन इन्वेंट्री में लिखेंगे 10,000, मतलब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग का नेट करना है, ना तो ओपनिंग लिखना है ना क्लोजिंग लिखना है, दोनों का डिफरेंस लिखना है, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग कम है। मान लो यहां पर ये है ओपनिंग स्टॉक 70 और क्लोजिंग स्टॉक है मान लो 90, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना ज्यादा है? हमारा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपीज ज्यादा है, 20,000 रुपए ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 20,000 रुपए को आप इनकम साइड में लिखो, नहीं, आपको लिखना तो उसको एक्सपेंडिचर साइड में ही है। यहाँ फिर हम लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्री 20,000 और उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। मतलब हमें अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इनकम साइड में ऊपर लिख लो, नहीं, आएगा तो ये एक्सपेंडिचर साइड में। अगर ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग से तो हमें यहां पर एक्सपेंसेस साइड में लिखना है, उसको माइनस नहीं करना है। जैसे ओपनिंग हमने लिया 70, क्लोजिंग हमने लिया 60, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ 10, और ज्यादा क्या है ओपनिंग, तो हमें 10,000 सीधा यहां पर लिखना है। बट अगर मान लो ओपनिंग है 70 और क्लोजिंग है 90, तो डिफरेंस कितना हुआ 20,000, मगर यहाँ क्लोजिंग ज्यादा है, तो 20,000 क्लोजिंग ज्यादा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उसको यहाँ पर माइनस करना है, मतलब एक्सपेंसेस में से माइनस करना है, उसको इनकम साइड में नहीं लिखना है, ठीक है। तो
हमें इस कारण से मैंने आपको बताया कि जब हम इनकम साइड लिखेंगे तो वहां पर क्लोजिंग स्टॉक को हमें नहीं लिखना है, क्योंकि क्लोजिंग का एडजस्टमेंट ओपनिंग के साथ ही हो जाता है, एक्सपेंसिव साइड के अंदर उसका एडजस्टमेंट होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज, अगर आप परचेज कर रहे हो तो, अच्छा रॉ मटेरियल अगर परचेज कर रहे हो तब तो वो यहाँ परचेज में नहीं आएगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल परचेज या मटेरियल कंज्यूम में ही एडजस्ट हो जाता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब आपको क्वेश्चन में केवल ये लिखा हुआ है परचेज, ये नहीं दिया हुआ है ये रॉ मटेरियल का परचेज है या फिनिश गुड्स का परचेज है, तो फिर आप उसको इस परचेज में लिखोगे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है, ये चेंज इन इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की चेंज इन इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल की चेंज इन इन्वेंट्री यहां पर नहीं आती, क्योंकि रॉ मटेरियल का ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज का एडजस्टमेंट यहां पर हो जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में हो जाता है। मतलब ये वाले जो एडजस्टमेंट है बी और सी, ये फिनिश गुड्स का अगर आप परचेज करते हो तो वो परचेज है, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है वो यहां पर चेंज इन इन्वेंट्री में आता है। रॉ मटेरियल का परचेज, रॉ मटेरियल का ओपनिंग, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, इनका एडजस्टमेंट बी और सी पॉइंट में नहीं होता, उस पूरे का एडजस्टमेंट ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग तीनों का एडजस्टमेंट ए पॉइंट में हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में केवल कुछ नहीं दे रखा है, रॉ मटेरियल के बारे में स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पर जो परचेज, अगर केवल परचेज लिखा हुआ है आपको क्वेश्चन में, स्टॉक के बारे में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि ये फिनिश गुड्स की परचेज है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। तो ये सारे हो गए। अब इसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट है इसमें क्या क्या आता है, वेजेज और सैलरी। मतलब हम हमारे वर्कर को, हम हमारे स्टाफ को जो भी पेमेंट करते हैं वो सारे पेमेंट यहां पर आएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, वेजेज भी इसमें आएगी और सैलरी भी इसमें आएगी। जो भी हमने एम्प्लॉय को पेमेंट किया है, जितना भी पेमेंट किया है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेमेंट किया है, वो सारे के सारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आएंगे। सैलरी सारी इसमें आएगी, वेजेस सारी इसमें आएगी, सारे पेमेंट जो भी हमारे स्टाफ को करते हैं, सारे पेमेंट जो भी हमारे वर्कर को करते हैं, एम्प्लॉयज को करते हैं, वो सब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में हमें लिखना होता है। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट। अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, जो भी इंटरेस्ट है वो सारा इंटरेस्ट हमें कहाँ लिखना है, फाइनेंशियल कॉस्ट में लिखना है। ठीक है, इन सब की जो डिटेल है ना, जैसे ये चेंज इन इन्वेंट्री की डिटेल है, वो आप नोट नंबर लिख के नोट्स टू अकाउंट्स में आप डिटेल बनाओगे। ये अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसकी डिटेल कहाँ आएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी। ये जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आप डिटेल बना रहे हो कि इतनी वेजेज, इतनी सैलरी, वो यहाँ पर आपको नेट अमाउंट लिखना है। डिटेल आपको सारी कहाँ बनानी है, नोट्स टू अकाउंट्स में बनानी है। फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब एक तरह से नोट्स टू अकाउंट्स एक तरह से वर्किंग नोट का काम करते हैं, सारी डिटेल नोट्स टू अकाउंट्स में, और यहां पर आपको केवल नेट अमाउंट को लिखना है। जैसे आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, हम एडजस्टमेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का। एडजस्टमेंट क्या होता है आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करना होता है, क्लोजिंग प्रीपेड लेस करना होता है, ओपनिंग प्रीपेड ऐड करना होता है। तो ये जो सारे एडजस्टमेंट है, जैसे हम प्रोप्राइटरशिप की ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, तो हम वहां P&L में सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसे मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या लिखते हैं, P&L में टू सैलरी, इनर कॉलम में अमाउंट लिखा, फिर उसमें वहीं पर ऐड कर देते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, लेस कर देते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, लेस कर देते हैं क्लोजिंग प्रीपेड, ऐड कर देते हैं ओपनिंग प्रीपेड। सारे एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड के हम वहीं कर देते हैं। यहाँ P&L एडजस्टमेंट में कोई, P&L स्टेटमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ तो नेट फिगर आएगा। सारी डिटेल कहाँ आएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में आएगी, राइट। तो फाइनेंशियल कॉस्ट, अच्छा फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन का मतलब आप समझते हो, जो भी डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, जो भी डेप्रीसिएशन हम फिक्स्ड एसेट्स पर, जो भी डेप्रीसिएशन इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, जो भी डेप्रीसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं, वो यहाँ पर डिटेल कहाँ, नोट्स टू अकाउंट्स में, यहाँ केवल एक अमाउंट आएगा। और एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर हम किसी एक्सपेंसेस को एमोटाइज कर रहे हैं, जैसे कोई चीज को राइट ऑफ कर रहे हैं, जैसे हम गुडविल को रिटर्न ऑफ कर रहे हैं या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हैं, जो भी एमोटाइज कर रहे हैं वो सारे एमोटाइज भी इसी हेडिंग में आएंगे, डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस। नोट्स टू अकाउंट्स में पूरी डिटेल बनेगी और नेट अमाउंट जो होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है। अदर एक्सपेंसेस,
इन एक्सपेंसेस को छोड़कर, ये जो ए बी सी डी ई एफ, इन एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी जो भी एक्सपेंसेस है, चाहे कुछ भी एक्सपेंसेस हो, वो हमें अदर एक्सपेंसेस में लिखना है। बाकी सारे एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स को छोड़ के, इनकम टैक्स का अलग से एडजस्टमेंट होता है, इनकम टैक्स को छोड़कर और ये जो ए बी सी डी ई एफ, इनको छोड़कर बाकी जो भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेंट का एक्सपेंसेस हो, चाहे वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो, चाहे वो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो बेड डेट्स हो, कुछ भी हो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, कुछ भी हो, वो सारे हमें कहाँ लिखने हैं? अदर एक्सपेंसेस। नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल बनेगी और उसका नेट अमाउंट हमें यहां पर लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस। फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके आगे ये जो इतनी सारी डिटेल दे रखी है, हमारे जो काम का है, इंटर लेवल के जो काम का है, वो बहुत कम काम आता है। हमारे जनरली काम क्या आता है? टोटल इनकम लिख देते हैं, टोटल एक्सपेंसेस, यहां तक तो ठीक है। फिर आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम लेस करते हैं टैक्स और नेट रिजल्ट आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, जनरली इतना ही आता है, बट यहाँ फॉर्मेट में तो सब कुछ दे रखा है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है या कोई ऐसी इनकम है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की है, जो रिकरिंग नेचर की नहीं है, जो ऑर्डिनरी नेचर की नहीं है, वो एक्सपेंडिचर, वो इनकम हमें यहाँ पर लिखना होता है। फिर हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं और ये आता है प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। हमारा जो कंटिन्यूसली बिजनेस चल रहा है उससे प्रॉफिट या लॉस। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो हम डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, उससे भी अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो हमें उसको अलग से यहाँ पर लिखना होता है। प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उस पे ऊपर टैक्स और प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मतलब ये तो हो गया कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट लॉस, ये हो गया डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, और फिर आ जाता है हमारा प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड। ये नेट प्रॉफिट है जो हमें बैलेंस शीट में ले जाना होता है, तो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब जनरली अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं कि इसकी डिटेल दे रखी हो, ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डिटेल, और अभी तक ऐसा भी नहीं आया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की डिटेल हमें दे रखी हो। तो अगर ये क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो आपको क्या करना है? आप जैसे P&L स्टेटमेंट बनाओगे तो आपने यहाँ पर सबसे पहले तो टोटल इनकम कैलकुलेट की, ये टोटल इनकम आ गई। फिर आपने टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए, ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर टैक्स है तो। अगर टैक्स नहीं है तो सीधा हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स या जो भी इनकम टैक्स, उसको लिखने के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अगर टैक्स नहीं है तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो जनरली ये जो आगे की सिचुएशन है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम, इनके जनरली इंटरमीडिएट में आने के चांसेस नहीं के बराबर है। अगर आते हैं तो फिर इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर, बेसिक और डाइल्यूटेड, बट हमें इंटर लेवल पर इन सब की कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें केवल यहाँ तक ज़्यादा ध्यान रखना है, टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये टोटल एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें यहाँ तक ज़्यादा ध्यान रखना है। ये यहाँ तक टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस की हेडिंग और ये सीरियल ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको क्या लिखना है उसके बाद में क्या। ऐसे नहीं है कि कोई भी आगे पीछे करो, नहीं, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर है तो सबसे पहले वो ही आएगा, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वही आएगा, फिर चेंज इन इन्वेंट्री आएगा, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंशियल कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, और फिर सबसे लास्ट में अदर एक्सपेंसेस। ऐसे नहीं है कि आपने अदर एक्सपेंसेस पहले लिख दिए और डेप्रिसिएशन बाद में लिखा, ऐसा नहीं। जो ये सीरियल ऑर्डर आपको दे रखा है, इसी सीरियल ऑर्डर में ही आपको सारे एक्सपेंडिचर को लिखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर कोई एक्सपेंसेस है ही नहीं, फॉर एग्जांपल सपोज फाइनेंशियल कॉस्ट है ही नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको लिखोगे और आगे जीरो कर दोगे, नील कर दोगे, नहीं, तो फिर आपको फाइनेंशियल कॉस्ट फिर लिखना ही नहीं है। फिर मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज, फिर चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस। मान लो फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं है तो जो नहीं है उसको हटा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्टेटमेंट ऑफ P&L बनेगा। कॉन्सेप्ट वही है जो
ट्रेडिंग और P&L अकाउंट हम अभी तक बनाते आए हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और वो पॉइंट आता है डिविडेंड का। डिविडेंड P&L का पार्ट नहीं है। डिविडेंड हमें कहां से, देखो डिविडेंड भी कौन कौन से होते हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, एक होता है प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, और एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं ये क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर का डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर ही पे कर दिया। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसको इमीडिएटली पे कर दिया। इसका क्या एडजस्टमेंट होगा, हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में हमें इंटरिम डिविडेंड अगर है तो दे रखा होगा, क्योंकि जब हम इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री होती है इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इंटरिम डिविडेंड हमें कहाँ मिलेगा, हमें इंटरिम डिविडेंड P&L वो जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेगा। इसका एडजस्टमेंट क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट हमें नोट्स टू अकाउंट्स में करना है। कहाँ करना है, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में जब आप रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें आप लिखोगे P&L। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारे आते हैं, जनरल रिजर्व, बहुत सारे कैपिटल रिजर्व, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस में P&L भी आता है। तो P&L वहां पर कैसे बनेगा वो आप समझना। P&L उसका ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड करोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लिखोगे, और उसमें से आप लेस करोगे इंटरिम डिविडेंड। ये इंटरिम डिविडेंड यहां से माइनस होगा, ठीक है। मतलब नोट्स टू अकाउंट जब आप बनाओगे, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट बनाओगे, उसमें P&L में से आपको इंटरिम डिविडेंड को माइनस करना है। ना तो P&L में लिखना है ना उसको बैलेंस शीट में लिखना है। इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, फिर आता है प्रपोज डिविडेंड। ये हमने डिविडेंड प्रपोज्ड किया है, राइट। तो डिविडेंड प्रपोज किया है मतलब अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया, तो डिविडेंड प्रपोज कहां से किया, वो भी P&L में से, यहां से माइनस करोगे प्रपोज्ड डिविडेंड, ये आप माइनस करोगे प्रपोज डिविडेंड। और ये प्रपोज डिविडेंड फिर आपको करंट लाइबिलिटीज वाली जो हेडिंग है वहां पर शॉर्ट, वो जो प्रोविजंस की हेडिंग आती है, उस प्रोविजन की हेडिंग में आप प्रपोज डिविडेंड को लिखोगे। बैलेंस शीट की वो जो लाइबिलिटी साइड है सबसे पहले, उसमें करंट लाइबिलिटीज में एक हेडिंग है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसके अंदर आपको प्रपोज डिविडेंड को लिखना है, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड यहां से लेस होगा और फिर वो कहां आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग में, और करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग में आपको प्रपोज डिविडेंड को लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपको यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड जनरली ऐसा होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड का हम पेमेंट कर देते हैं क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करना होता है, तो यहां से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को भी माइनस करना होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड भी यहां से माइनस होगा, जो करंट ईयर में हमने डिविडेंड प्रपोज किया वो भी यहां से माइनस होगा, और प्रेफरेंस डिविडेंड। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है एडजस्टमेंट में, ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है और एडजस्टमेंट में लिखा होता है जैसे 31 मार्च 2022 को ईयर एंड हो गया और हमने 2 अप्रैल या 5 अप्रैल को जाके डिविडेंड प्रपोज किया पिछले साल का, तो उसका यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। अगर हमने 31 मार्च तक डिविडेंड प्रपोज कर लिया है तो ही वो प्रपोज डिविडेंड P&L में से माइनस होगा और फिर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। अगर हमने 31 मार्च तक डिविडेंड प्रपोज नहीं किया, ईयर एंड होने के बाद अप्रैल में हमने डिविडेंड प्रपोज किया या और उसके अगले महीने डिविडेंड प्रपोज किया लास्ट ईयर का, तो वो यहां पर इस बार की बैलेंस शीट में उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड अगर हमने डिविडेंड प्रपोज कर लिया अप टू 31 मार्च तो यहां से लेस होगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और प्रेफरेंस डिविडेंड का हम पेमेंट करते हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी पेमेंट किया है वो यहां से माइनस हो जाएगा। अगर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो यहां से माइनस हो जाएगा, और वो जो जैसे प्रपोज डिविडेंड को हम क्या करते हैं, प्रपोज डिविडेंड का सेम एडजस्टमेंट प्रेफरेंस डिविडेंड का हो जाएगा अगर हमने प्रेफरेंस डिविडेंड का भी पेमेंट नहीं किया है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जितना भी है वो यहाँ से माइनस होगा और फिर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग में आपको उसको लिखना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की हेडिंग में लिख सकते हो या अदर करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में भी हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सारे डिविडेंड का एडजस्टमेंट होता है।
इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट ध्यान रखना केवल एक जगह ही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पे हो चुका होता है। तो इंटरिम डिविडेंड को हमें केवल और केवल यहाँ से माइनस करना होता है, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं। प्रपोज डिविडेंड और प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको दो एडजस्टमेंट, प्रपोज डिविडेंड की तो दो एडजस्टमेंट करनी है। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपने पे नहीं किया है तो दो एडजस्टमेंट होंगे। अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट कर दिया तो केवल एक यहाँ से ही माइनस होगा, फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट और वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया, अगर हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया है तो वो जो टैक्स का प्रोविजन आप बनाओगे, वो टैक्स का प्रोविजन यहाँ जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है। जब आप P&L स्टेटमेंट बनाओगे तो आपके पास टोटल इनकम होगी, फिर आपके पास टोटल एक्सपेंसेस होंगे, फिर आएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पर आप लिखोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन, और ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये जो टैक्स का प्रोविजन है, जो आपने करंट ईयर में टैक्स का प्रोविजन बनाया है, वो यहाँ से माइनस होगा P&L स्टेटमेंट में, और प्रोविजन है तो आपको उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना है। कहाँ दिखाना है? करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में आप जब शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखते हो वहां पर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स को दिखाना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के हेडिंग में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की लायबिलिटी को दिखाना है, राइट। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट। बाकी दूसरे एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, वो जो एडजस्टमेंट आप अभी तक करते आए हो वही एडजस्टमेंट करना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करना है। क्लोजिंग प्रीपेड को लेस करना है, ओपनिंग प्रीपेड को ऐड करना है। इनकम एक्रूड है तो क्लोजिंग एक्रूड ऐड होती है, ओपनिंग एक्रूड लेस होती है। इनकम अनअर्न है तो ओपनिंग अनअर्न ऐड होती है और क्लोजिंग अनअर्न लेस होती है। तो ये अनअर्न, एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, उसके एडजस्टमेंट वैसे ही होते हैं जैसे हम जो अकाउंटिंग, नॉर्मल अकाउंटिंग में जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने समझा था, वैसा एडजस्टमेंट यहाँ पर भी हमें करना है। ठीक है। ध्यान रखना, P&L के जो भी नोट्स नंबर है वो बैलेंस शीट के नोट्स नंबर जहां एंड होते हैं उसके बाद हमें स्टार्ट करना है। बैलेंस शीट के नोट नंबर जहां एंड होंगे उसके आगे से P&L के नोट नंबर हमें स्टार्ट करना है। ठीक है। तो बहुत इजी है, बस फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी कॉन्सेप्ट वही है बैलेंस शीट का, जो हम नॉर्मल बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड और P&L का भी वही कॉन्सेप्ट है, इनकम, एक्सपेंसेस। फॉर्मेट का थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पर हमें अकाउंट फॉर्मेट में ट्रेडिंग P&L बनाना होता है और यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में हमें P&L बनाना होता है। करना वही है। एक्सपेंसेस को, कौन से एक्सपेंसेस को किस हेडिंग में लिखना है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मेट कंप्लीट हो गए, P&L का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे और कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट में हमें कैसे बनाना है और नोट्स टू अकाउंट्स की डिटेल को हमें कैसे बनाना है। वो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।